हाल ही में चल रहे 18वीं लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर देश भर की जेलों में बंद 4 लाख से अधिक विचाराधीन कैदी व्यापक कानूनी प्रतिबंध के कारण अपने वोट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ हैं। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जेल में बंद व्यक्तियों के लिए मतदान पर प्रतिबंध लगाता है, भले ही वो दोषी ठहराए गए हों या फिर मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हों, यानी कि उनके मुकदमे का निपटारा ना हुआ हो, उन्हें सजा ना मिली हो। तो इसी पर हम लोग बात करते हैं और जानते हैं विचाराधीन कैदियों को मतदान से रोका क्यों जाता है और कैदियों को मताधिकार से वंचित करने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है और क्या विचाराधीन कैदियों के पास मताधिकार होना चाहिए। इसके पक्ष में बहुत सारे लोग कहते हैं कि होना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। और भारत में मतदान के अधिकार से संबंधित कानूनी पूर्वाधिकार क्या है, उन पर भी बात कर लेंगे हम लोग। देखिए, 18वीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल सीटें 543 हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुके हैं तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डाल देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और अगर आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव लोकसभा के कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति होता है और जिस पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा होता है, या फिर आप देखिए या तो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए रिमांड में कैद होता है, या फिर वह व्यक्ति जिस पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा होता है, अभी इसके केस का निपटारा नहीं हुआ है और ना ही आप देखेंगे इसे कोई सजा हुई है, विचाराधीन कैदी कहलाता है। विधि आयोग की 78वीं रिपोर्ट में विचाराधीन कैदी की परिभाषा में उस व्यक्ति को भी शामिल किया गया है जो जांच के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में होता है, उसे भी विचाराधीन कैदी माना गया है। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 के डेटा से पता चलता है कि लगभग 5 लाख से अधिक व्यक्ति अपने कारावास के कारण वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे। कितना? 5 लाख। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार 2022 में भारत की जेलों में 4,34,302 विचाराधीन कैदी थे, जो जेल में बंद कुल कैदियों की संख्या 5,73,220 का 76% थे। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों पर आरोप लगता है, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। और मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि आरोप लगने में और आरोप सिद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क है। कई बार आप लोग सुनते रहते हैं ना कि किसी को 10 साल सजा काट चुका है, बाद में उसे कहा कि आपने कुछ गलत काम नहीं किया, वो निर्दोष है। तो इस तरह के बहुत सारे केस आप देखते हैं कि पेंडिंग में पड़े रहते हैं और हमारी न्याय व्यवस्था पर इसी तो लिए तो सवाल खड़े होते हैं कि अगर इन्हें किसी ने कुछ किया है, उस पर आरोप लगे हैं, तो जल्दी जांच हो और उसका फैसला आए। अगर वो उसमें दोषी है तो उसे सजा मिले और निर्दोष है तो उसे रिहा किया जाए। अब बात आती है कि विचाराधीन कैदियों को मतदान से रोका क्यों जाता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) ये क्या कहता है? कारावास या निर्वासन की सजा के तहत या पुलिस की वैध अभिरक्षा में जेल में बंद किसी व्यक्ति को किसी भी चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान से प्रतिबंधित होने के बावजूद जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो वह मतदान करेगा। मतदान पर प्रतिबंध किसी मौजूदा कानून के तहत निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति पर लागू नहीं होता है और इस प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और जिसमें संसाधनों की कमी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी परिदृश्य से दूर रखने की आवश्यकता जैसे कारणों का उल्लेख भी किया। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें ना तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान की आधारभूत संरचना के भाग के रूप में मान्यता देता है, लेकिन यह मतदान के अधिकार अनुच्छेद 326 और निर्वाचित होने को मौलिक अधिकारों के बजाय वैधानिक अधिकार में अंतर स्पष्ट करता है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कानूनों द्वारा लगाए गए नियमों के अधीन है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। इसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जब तक कि उसे आदिवासी मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट आचरण के कारण के आधार पर उसे अयोग्य न ठहराया जाए। और दोष सिद्धि के बाद ही चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। तो आप देखेंगे कि आरपीए 1951 की धारा 8 किसी व्यक्ति को केवल कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर ही चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करते हैं, न कि केवल आरोप लगाए जाने पर। देखिए, आरोपी तो बहुत सारे चुनाव लड़ते रहते हैं, जेल में बैठकर भी चुनाव लड़ लेते हैं, क्योंकि उन पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे उन्हें 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा हो जाती है, तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक आरोपों वाले या झूठी शपथ पत्र दाखिल करने वालों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज कर दी, और जिसमें कहा कि केवल विधायिका ही आरपीए 1951 में परिवर्तन कर सकती है। और अयोग्यता के अपवाद। तो भारत निर्वाचन आयोग कुछ परिस्थितियों में अयोग्यता की अवधि को परिवर्तित कर सकता है। एक अयोग्य सांसद या विधायक तब भी चुनाव लड़ सकता है जब यदि उच्च न्यायालय में अपील पर उसकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाती है। और कैदियों को मताधिकार से वंचित करने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो अंग्रेजी जब्ती अधिनियम 1870, अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी शामिल कर लीजिए, कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह के प्रतिबंध लगते रहे हैं। तो इसने राजद्रोह या फिर गुंडागर्दी के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके पीछे तर्क यह था कि एक बार जब किसी को ऐसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह मताधिकार सहित अपने अन्य अधिकारों से भी वंचित हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, परिवहन दंडात्मक दास्ता या कारावास की सजा काट रहे व्यक्तियों को मतदान करने से रोक दिया गया था। हालांकि आप देखेंगे कि आरपीए 1951 ने इस तरह के मताधिकार से वंचिता को परिभाषित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें निर्दिष्ट किया गया कि जेल में बंद व्यक्ति कारावास या आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं या फिर अन्यथा विधिपूर्ण पुलिस अभिरक्षा कस्टडी में निरोधित हैं, मतदान के लिए अयोग्य हैं। यह प्रावधान केवल निवारक हिरासत में रखे गए लोगों को निष्कासित करता है। बात आती है क्या विचाराधीन कैदियों के पास मताधिकार होना चाहिए। अब इसके पक्ष में जो लोग हैं कि विचाराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने के पक्ष में क्या कहा जाता है, निर्दोषता की धारणा। अपराध सिद्ध होने तक विचाराधीन कैदी को निर्दोष माना जाता है। यानी कि उसी पर आप देखते हैं कि आरोप लगा है तो अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो उसे निर्दोष माना जाता है। उन्हें मताधिकार से वंचित करने को दोष सिद्धि से दंडात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति केवल हिरासत की स्थिति के आधार पर मताधिकार से वंचित करने को निर्दोषता की धारणा का उल्लंघन मानती है। अब मान लीजिए किसी पर झूठा आरोप लग गया, उसे उठाकर जेल में डाल दिया गया, अब वो अगर वोट न डाल पाएगा तो उसके लिए तो नुकसानदायक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों को वोट देने से रोकना उन्हें 2 बार सजा देने का समान है, ये भी कहा जाता है। और प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी। विचाराधीन कैदियों को मतदान करने की अनुमति यह सुनिश्चित करती है कि उनके हितों और दृष्टिकोणों का राजनीतिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिससे जेल की स्थिति और आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाली नीतियां भी शामिल हैं। अब मालूम चले कैदी वोट ही नहीं देते हैं तो उनके लिए कोई नीतियों का कोई मतलब ही नहीं रहता है। हमारे देश में तो खासकर आप देखेंगे जो वोट देता है उसका ध्यान रखा जाता है। और कैदियों ने सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन किया और स्वेच्छा से स्वयं को सामाजिक व्यवस्था से दूर रखा। मताधिकार से वंचित चिंताएं। विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने के रूप में देखा जा सकता है और विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए जिन्हें परीक्षण पूर्व हिरासत में असमान रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। मताधिकार। आलोचकों का तर्क है कि विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करना भेदभावपूर्ण है, समानता के सिद्धांत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। और दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ग्रीस, कनाडा जैसे देशों के विपरीत प्रतिबंध में अपराध की प्रकृति या सजा की अवधि के आधार पर उचित वर्गीकरण का अभाव है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन कैदियों को मतदान करने की अनुमति न देने से जमानत पर छूटे दोषियों जो मतदान कर सकते हैं उन विचाराधीन कैदियों जो मतदान नहीं कर सकते हैं के बीच अंतर उत्पन्न होता है, जिससे अतार्किक भेदभाव होता है। अब आप लोगों को पक्ष में ये पॉइंट दे देना है, कहीं अगर पूछे आप लोगों से। अब वोट ना देने के विपक्ष में क्या है ये भी देख लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। विचाराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने के विपक्ष में क्या तर्क है कि जो लोग कहते हैं कि उन्हें मतदान में भाग नहीं लेने देना चाहिए। सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं। तो विचाराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने से मतदाताओं को डराने, धमकाने या चुनावी हस्तक्षेप से संबंधित चिंताएं बढ़ सकती हैं और विशेषकर गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में।
तार्किक चुनौतियां, तो जेल में के वातावरण विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान की सुविधा चुनाव अधिकारियों के लिए तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करना और प्रपीड़न को रोकना। सामाजिक व्यवस्था पर समझौता नहीं किया जा सकता है। निरोध की अस्थायी प्रकृति, तो विचाराधीन कैदी अस्थायी हिरासत की स्थिति में है और मतदान के अधिकार संभावित रूप से बरी होने या फिर सजा पूर्ण होने पर बहाल किए जा सकते हैं। सजा और निवारण, तो कुछ लोगों का तर्क है कि मतदान सहित अधिकारों की हनन आपराधिक कार्रवाई में शामिल होने के परिणाम स्वरूप होती है, आपराधिक व्यवहार के विरुद्ध निवारक विरोध के रूप में कार्य कर सकती है। अब भारत में मतदान के अधिकार के संबंध में कानूनी पूर्वाधिकार, तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला, याद रखिएगा ये सब केस 1975 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत के संविधान की बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है और ऐसा कोई भी कानून या नीति जो इस सिद्धांत का उल्लंघन करेगी उसे रद्द किया जा सकता है। और प्रवीण कुमार चौधरी बनाम चुनाव आयोग अन्य मामले, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान का अधिकार ना तो संवैधानिक है ना ही मौलिक है, बल्कि यह केवल वैधानिक अधिकार है। और न्यायालय ने धारा 62(5) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए पुष्टि की कि कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मतदान का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रदान किया गया एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। और मतपत्र के माध्यम से चुनाव करने का अधिकार वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है। अनुकूल चंद्र प्रधान, अधिवक्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला 1997 का, न्यायालय ने आरपीए की धारा 62(5) की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो कैदियों को मताधिकार से वंचित करता है। क्या करता है? वंचित करता है एक तरह से, ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लिया करिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने 3 मुख्य औचित्यों का हवाला दिया। कैदी अपने आचरण के कारण कुछ स्वतंत्रताएं खो देते हैं और आप देखेंगे कैदियों के मतदान के लिए बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण तार्किक चुनौतियां उत्पन्न होते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना, ये सब देखेंगे। इसमें कुछ आगे की राय भी हो सकती है, जैसे जैसे चुनावी प्रणालियां बदलती हैं, समावेशिता बढ़ती है, वैसे वैसे जेल में बंद कैदियों के बीच राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वैकल्पिक रणनीति जैसे मोबाइल वोटिंग इकाइयां या फिर आप देखिए अनुपस्थित मतपत्र को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। कैदियों के लिए मतदान के अधिकार के महत्व एवं पुनर्वास तथा पुनः एकीकरण के लक्ष्य को देखते हुए कैदियों को अत्यधिक हाशिए पर धकेलने के बजाय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से भाग लेने के अवसर देने पर जोर दिया जाना चाहिए। मतदान के अधिकार के संदर्भ में दोषी ठहराए गए कैदियों और मुकदमे की प्रतीक्षा करे कैदियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में मतदान को एक मौलिक कर्तव्य बनाने और बदले में मतदान को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश को शामिल किया जाना चाहिए। चलिए, एक आप लोगों से सवाल है मेरा, आप लोग बताइए, पहली बार मतदाता दिवस कब मनाया गया था? कब शुरुआत हुई इसकी? इसका जवाब आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा, ठीक है।